हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 17 नवंबर। तो आज के एक नए करंट अफेयर की में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एक नए करंट अफेयर में। तो आज के करंट अफेयर की वीडियो में हम लोग जानेंगे वन लाइनर के रूप में 10 से लेकर 16 नवंबर तक के सभी करंट अफेयर को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे और सभी करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। आप लोग इसका नोट्स भी ज़रूर बनाएं और यहाँ पर फिर से आपका रिवीजन भी होगा इसमें वन लाइनर के रूप में। तथा साथ ही साथ लास्ट में हम लोगों ने एक यूपी स्पेशल का एक क्वेश्चन तथा आज के दिन विशेष में एक क्वेश्चन रखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम लोग पहले सवाल से। तो पहला सवाल हम लोग आज पढ़ेंगे। पहला है कि भारत किस देश के साथ मिलकर संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2025 का आयोजन कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा श्रीलंका। जी हाँ, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा श्रीलंका। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। ये चंडीगढ़ में किया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, ये चंडीगढ़ में किया गया। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारतीय नौसेना का जहाज INS सावित्री अपतटीय गश्तीपोत OPV हाल ही में किस देश की यात्रा पर है। तो यह मोजाम्बिक की यात्रा पे है। तो यहाँ पर हम लोगों ने तीसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया कि भारतीय नौसेना का जहाज INS सावित्री अपतटीय गश्तीपोत हाल ही में किस देश की यात्रा पर है। तो यह मोजाम्बिक देश की यात्रा पर है। अगला हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो यह हमारा 11 नवंबर को मनाया जाता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती में, जो कि हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। उन्हीं की याद में यह 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। फिर अगला हम लोग देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की 2 दिवसीय यात्रा 11 से 12 नवंबर पर थे। तो यह भूटान की यात्रा पे थे। जी हाँ, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भूटान की 2 दिवसीय यात्रा पर थे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। आज के चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में किस राज्य में वाटर शेड महोत्सव का उद्घाटन किया। तो यह है हमारा आंध्र प्रदेश। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे लिख लेंगे अपने नोट्स में भी। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में किस राज्य में वाटरशेड महोत्सव का उद्घाटन किया। तो यह आंध्र प्रदेश में किया। फिर अगला हम लोग देखेंगे, भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान IICA ने किस मंत्रालय के साथ साझेदारी में वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों के लिए प्रमाणन कार्यक्रम के तीसरे बैच का उद्घाटन किया। तो यह रक्षा मंत्रालय ने किया है और रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह हैं, आप लोग जानते होंगे। फिर अगला हम लोग देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी खोज और बचाव सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो यह वियतनाम के साथ किया। अगला फिर हम लोग देखेंगे, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ व्यापार और समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो यह अंगोला के साथ किया है। तो अंगोला चर्चा में है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ओपेक से, जो कि पेट्रोलियम का एक संगठन है, पेट्रोलियम तेल का, तो वहाँ से बाहर अंगोला हुआ था। उस संगठन से अंगोला बाहर हो गया था। और हाल ही में हमारे देश की राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा पर हैं और वहीं पर यह समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और हाल ही में बोत्सवाना से 8 चीते भी लाए गए हैं। चलिए हम फिर अगला देख रहे हैं, अगले स्लाइड पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे ऑनलाइनर के रूप में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स IICA के साथ मिलकर CSR ESG और सस्टेनेबिलिटी पर वाइब्रेंट कार्यक्रम शुरू किया है WNS ग्लोबल सर्विसेज ने। तो इसे हम याद रखेंगे। फिर अगला हम देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव श्री S कृष्णन ने साइबर प्रत्यास्थता सुदृढ़ करने के लिए किस राज्य में साइबर भारत सेतु कार्यशाला का उद्घाटन किया है। तो यह त्रिपुरा में किया गया है। फिर अगला हम लोग देखेंगे कि भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट घंटे क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी
BRFB प्रणाली का उद्घाटन किसने किया? तो यह विद्युत व आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने किया था, क्योंकि विद्युत या आवास और शहरी मंत्री हैं। फिर अगला हम लोग देखेंगे कि UIDAI ने बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेशन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह हमारा बिहेवियरल इंसाइट लिमिटेड रिसर्च फर्म के साथ किया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया। अब चलेंगे हम लोग आज के अगले फैक्ट पे। अगला देखेंगे, अगला सवाल देखेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में सूचित किए गए नए डेटा गोपनीयता कानून का नाम क्या है? तो इसका नाम डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन DPDP नियम 2025 है। तो इसे हम लोग याद रखेंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में सूचित किए गए नए डेटा गोपनीयता कानून का नाम क्या है? तो यह डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियम 2025 है। फिर अगला हम लोग देखेंगे कि 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला भागीदार राज्य कौन सा है? तो यह बिहार है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है और उत्तर प्रदेश। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप लोग जरूर नोट करिएगा। 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में भागीदार राज्य कौन है? तो यह बिहार है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है और उत्तर प्रदेश है। फिर अगला हम लोग देखते हैं कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 7वीं NSA स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हो रही है? तो यह नई दिल्ली में हो रही है। फिर अगला हम लोग देखेंगे कि वॉलमार्ट के CEO डग मैकमिलन के स्थान पर किसे नया CEO नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा जॉन फर्नर। जॉन फर्नर को वॉलमार्ट के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पे। अगला सवाल हम लोग पढ़ेंगे, हाल ही में किस देश ने होर्मुज जल डमरूबंद में तलारा नामक तेल टैंकर को जब्त कर लिया? तो यह ईरान ने किया है। तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन है, ईरान की राजधानी तेहरान है। अगला हम लोग देखेंगे कि भारत के किन 3 सरकारी रिफाइनरों ने अमेरिकी LPG आयात करने के लिए पहला दीर्घकालिक समझौता किया है? तो यह हमारा IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, BPCL और HPCL हो जाएगा। तो IOC, BPCL और HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये तीनों ने मिलकर भारत के 3 सरकारी रिफाइनरों ने अमेरिकी LPG आयात करने के लिए पहला दीर्घकालिक समझौता किया है। फिर अगला हम लोग देखेंगे CII साझेदारी शिखर सम्मेलन 2025 के आयोजन किस शहर में हुआ? तो ये हमारे विशाखापट्टनम में हुआ। अगला देखेंगे किस E-कॉमर्स कंपनी ने 1000 से कम मूल्य वाले उत्पादों पर शून्य कमीशन मॉडल लॉन्च किया है? तो ये हमारा फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया। फिर चलेंगे आज के अगले स्लाइड पे हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे ऑनलाइनर के रूप में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर ज़रूर करें। ये हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी परीक्षा होती है इसकी, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है जिनमें करंट अफेयर या GS के सेगमेंट पूछे जाते हैं, वहाँ के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तथा अपने कमेंट के द्वारा हमारे अपने सुझाव को शेयर कीजिए। तो फिर अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन द्वारा लॉन्च किए गए नासा के मंगल मिशन का नाम क्या है? तो इसका नाम एस्केपेड है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कामेंग हिमालय में 16,000 फीट की ऊंचाई पर कौन सी स्वदेशी परिवहन प्रणाली तैनात की है? तो यह मोनो रेल प्रणाली है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसे आप लोग याद कर लेंगे कि भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कामेंग हिमालय में 16,000 फीट की ऊंचाई पर कौन सी स्वदेशी परिवहन प्रणाली स्थापित की है? तो यह हमारी मोनो रेल प्रणाली हो जाएगी। फिर अगला हम लोग देखेंगे, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार 2025 के अंत तक भारत की अनुमानित वृद्धि दर क्या होगी? तो यह 1.4% होगी। फिर अगला हम लोग देखेंगे 2025 का जमनालाल बजाज पुरस्कार रचनात्मक कार्य श्रेणी में किसे प्रदान किया गया? तो यह हसमुख बाबू भाई पटेल को दिया गया। तो यहाँ हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कि 2025 का जमनालाल बजाज पुरस्कार जो 4 लोगों को दिया गया, तो इसमें रचनात्मक श्रेणी में हसमुख बाबू भाई पटेल को मिला, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में हमारे PM मुरुगेसन को मिला जो कि तमिलनाडु से थे, और महिलाओं में बच्चों के उसके लिए त्रिवेणी आचार्य जी को मिला था, तथा विदेश में गांधीवादी आदर्शों के लिए सेकाचेवा ल्यूडमिला जो थी रूस की थी, उनको मिला था। इन 4 लोगों को मिला था।
और यह जो जमनालाल बजाज पुरस्कार है गांधीवादी आदर्शों के लिए दिया जाता है, जो जो लोग गांधीवादी आदर्शों से जुड़े होते हैं उनको। तो ये 2025 का जमनालाल बजाज पुरस्कार 4 लोगों को मिला है, जिसमें रचनात्मक कार्य श्रेणी में हसमुख बाबू भाई पटेल को दिया गया है। तो अब हम लोग अगले सेगमेंट से चलेंगे, अगला देखेंगे। आज का अगला सेगमेंट, किस राज्य के अंबाजी सफ़ेद संगमरमर को जीआई टैग प्रदान किया गया या गुजरात का है। फिर अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है या ठाकुर जी की जरी पोशाक को। जी हाँ, मथुरा के ठाकुर जी की जो जरी पोशाक है उसे जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग के बारे में आप लोग जानते होंगे, 1999 का एक्ट है और पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को 2004 में दिया गया था और यह 10 सालों के लिए दिया जाता है, ये भी याद रखेंगे। फिर अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, एशिया कप राइजिंग स्टार्स दोहा में किस 14 वर्षीय भारतीय क्रिकेटर ने 32 गेंदों में शतक बनाया। तो यह वैभव सूर्यवंशी ने बनाया और यह दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने इतना तेज शतक लगाया है। पहले जो थे वो ऋषभ पंत जी थे, जो जिन्होंने 28 गेंदों में शतक लगा के वो पहले स्थान पे है और यहाँ पे 32 गेंदों में वैभव सूर्यवंशी ने शतक लगाया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं आज के यूपी स्पेशल के क्वेश्चन पे। आज का यूपी स्पेशल में क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि पूर्व मुख्य सचिव बने उत्तर प्रदेश ट्रांसफॉर्मेशन के सीईओ। तो आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे। प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नामित किया गया है। उनका कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष तक होगा। मुख्य सचिव रहते हुए सरकार ने उनका कार्यकाल बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन असफलता नहीं मिली थी। नीति आयोग के तौर पर प्रदेश में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन का गठन अक्टूबर 2022 में किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कमीशन के अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि प्रदेश के जो पूर्व मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह जी हैं, उनको स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ नामित किया गया है। तो जैसे कि देश में नीति आयोग होता है, वैसे स्टेट में या हमारे स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन गठन किया गया। इसका गठन अक्टूबर 2022 में किया गया था। और इस समय अगर उत्तर प्रदेश के सचिव की बात करें तो इस समय उत्तर प्रदेश के सचिव जो हैं शशि प्रकाश गोयल जी हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूपी स्पेशल को डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं आज के दिन के विशेष में। आज का दिन विशेष 16 नवंबर। तो देखेंगे कि तैराकी में कई कीर्तिमान रचने वाले मिहिर सेन का जन्म 1930 में आज ही बंगाल के पुरुलिया में हुआ था। कानून से स्नातक करने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए और वहीं इंग्लिश चैनल पार करने का जुनून सवार हुआ। कई विफल प्रयासों के बाद 1958 में 14 घंटे और 45 मिनट में इंग्लिश चैनल पार किया और ऐसा करने वाले भारत ही नहीं एशिया के पहले व्यक्ति बने। 1966 में पनामा नहर को तैरकर पार किया और एक वर्ष में 5 महासागरों में तैरने वाले दुनिया के एकमात्र तैराक भी बने, जो आज भी रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर हम लोग ने पढ़ा कि इंग्लिश चैनल को पार, और इसे कई बार हमारे एग्जामों में पूछा भी गया है कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ये हमारे मिहिर सेन जी थे, जो कि 1958 में 14 घंटे 45 मिनट में पार किया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया आज के सभी सवालों पे। तो आप लोगों को यह क्लास कैसी लगी, आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तथा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें तथा अपने दोस्तों में से शेयर भी ज़रूर करें। तो फिर हम लोग मिलेंगे एक नए करंट अफेयर में एक नई वीडियो के साथ अगले दिन। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।